बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, 1.1 अरब डॉलर किस्त पर IMF के साथ स्टाफ लेवल माहिदा जो है उस पर पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बिजली और गैस की कीमतों में बर वक्त इजाफा करने का वादा कर दिया गया और तवानाई की कीमतें बढ़ाकर गर्दिशी कर्जे में इजाफा जो है उसको रोकने का अज़्म भी किया गया है। IMF की जानिब से कहा गया कि बिजली और गैस की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी और इस पे जो है पाकिस्तान के अवाम हैं उनको दुश्वारी का सामना भी करना पड़ेगा। और दूसरी जानिब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इसी के साथ साथ रमज़ान नेगहबान पैकेज जो है इसमें भी जो है बहुत सारी बेज़ाब्तगियाँ सामने आ रही हैं, जिसमें जो है लोग बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो खार भी हो रही हैं। औरतें जो हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से और जो रमज़ान नेगहबान पैकेज है उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं कि जिसमें सरकारी मुलाजिमीन जो हैं वो इसमें सर फहरिस्त कंसीडर किए जा रहे हैं और जो गरीब या हकदार लोग हैं उनको इसमें कंसीडर उस तरह से नहीं किया जाता। और इसी तरह से उनके जो रजिस्ट्रेशन है उस कार्ड को इस्तेमाल करते हुए उनकी रजिस्ट्रेशन की जाती है, मगर उसके बाद वही राशन वही सारे जो पैसे हैं मुआवजा है वो अपने मनपसंद लोगों को दे दिया जाता है। तो ये इसमें अवाम जो है वो दादरसी की अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब जो है AQI के आलमी इदारा है उसकी रिपोर्ट सामने आई है माहौलियाती आलूदगी के हवाले से, जिसमें फ़ज़ाई आलूदगी में पहले नंबर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान दूसरे नंबर पर और भारत जो है वो तीसरे नंबर पर इसमें आया है। ये एशियन तीनों कंट्रीज जो हैं इसमें ये सर फहरिस्त नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान को दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्क कंसीडर किया जा रहा है और इस्लामाबाद जो है वो इसमें दारुल हुकूमतों में 9वें नंबर पर आ चुका है फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। और पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से लाहौर जो है वो पहले नंबर पर मौजूद है, फैसलाबाद दूसरे नंबर पर है, पेशावर तीसरे नंबर पर और इसी तरह से रावलपिंडी चौथे नंबर पर और इस्लामाबाद 5वें नंबर पर आ चुका है। पाकिस्तान में 2023 में जो ये फ़ज़ाई आलूदगी का मामला रहा इसमें 3 सबसे ज़्यादा स्मोग कंसीडर करने वाले ममालिक में पाकिस्तान को भी कंसीडर किया जा रहा है। तो ये तमाम तर तफसीलात हैं। इन हवाले से एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका नुक्ता नज़र, उनका तज्ज़िया इस हवाले से क्या होगा। रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वारिस रज़ा साहब हैं और सफ़ीना खान साहबा हैं। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। रज़ा सैयद साहब, रज़ा साहब IMF के साथ जो है वो स्टाफ लेवल माहिदा और इसके बरक्स जो है वो बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे का कह दिया गया है, यकीन दहानी करवा दी गई है, तो अवाम के ऊपर और मज़ीद बर्डन जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे, अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक का महीना भी है और आने वाले कुछ महीनों में भी ये चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी। के साथ आखिरी किस्त है इस प्रोग्राम की, जिसको जारी करने के सिलसिले में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, स्टाफ लेवल जिसको एग्रीमेंट कहा जाता है। और इससे पहले कुछ मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ सेशंस हुए हैं नई हुकूमत के साथ, नए वज़ीर ख़जाना और नई जो टीम है उनके साथ डिस्कशंस हुए। इस पैकेज के तहत जो लेफ्ट ओवर अमाउंट था इस पैकेज का 1 अरब से कुछ ऊपर डॉलर्स वो पाकिस्तान को अदा हो जाएंगे। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है वजारत ख़जाना की तरफ से अनऑफिशियली कि एक नए प्रोग्राम की 6 अरब कम से कम 6 अरब डॉलर के एक नए प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी इब्तदाई बातचीत हुई है IMF के साथ। यानी ये प्रोग्राम खत्म होगा और इसके साथ ही दूसरा प्रोग्राम फौरी तौर पर शुरू हो जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट इसको आप कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो बिजली का और तवानाई के शोबे के हवाले से जो बात सामने आ रही है वो दरअसल पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा सर्कुलर डेट का जो शोबा है वो एनर्जी सेक्टर है। आपका एनर्जी सेक्टर में जो हमारी पॉलिसीज हैं, खराब पॉलिसी हैं हमारी कह लीजिए, या हमारी करप्शन पर मबनी पॉलिसीज कह लीजिए, उनकी वजह से सर्कुलर डेट जो है वो दहाइयों से हमारे साथ सर पे हमारे पड़ा हुआ है, हमारे सर पे मुसल्लत हुआ है, लदा हुआ है सर्कुलर डेट। और उस सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए कहीं और से पैसे नहीं आ सकते। ना तो IMF देगा आपको पैसे अपने सर्कुलर डेट को निपटाने के लिए, ना ही कोई दोस्त मुल्क आपको सर्कुलर डेट निपटाने के पैसे देगा। ये सर्कुलर डेट तो आपको खुद ही भुगतना पड़ेगा। और खुद ही भुगतने का मतलब क्या है? खुद ही भुगतने का मतलब ये है कि जो खा पी गए, जिन्होंने माल बना लिया, वो तो
वो तो अब बेगुनाह हो गए, वो तो अब अदालतों से बरी भी हो गए, अल्लाह माफ करे। ठीक है ना? तो अब फिर कौन बचा? आप बचे, आपका बिल आता है, मैं बचा, मेरा बिल आता है, वारिस साहब बचे, वारिस साहब का बिल आता है। तो ये जो लोग अभी शिकंजे में फंसे हुए हैं, जिनको बिल देना पड़ता है हर महीने, उनसे ही निकलेंगे ये पैसे, जो सर्कुलर डेट के नाम पर हमारे नसीब में लिख दिए गए हैं। जबकि अरबों खरबों की जो आमदनियां मुबैना तौर पर जिन लोगों ने कर ली, चाहे वो ब्यूरोक्रेट थे, चाहे वो सियासतदान थे, चाहे वो टेक्नोक्रेट्स थे, चाहे वो कोई और ताकतवर हल्के के लोग थे, वो सब अपना अपने हिस्से का माल समेट के, किसी ने बेल्जियम में जायदाद बना ली, तो किसी ने ऑस्ट्रेलिया में बना ली, तो किसी ने दुबई में बना, दुबई में तो खैर हर दूसरे आदमी ने बना ली, तो वो जायदादें बन गई, उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। और हमारा निज़ाम अदल भी ऐसा है कि वो जो है मतलब ललकारता हुआ नजर आता है। एक दिन वो ललकारता है, अगले दिन तारीख दे देता है। तो उससे अंदाजा होता है कि मतलब बस सभी लोग जो है ना वो पाकिस्तान के आवाम पे इन्हिसार है सबका, पाकिस्तान के आवाम पर ही भरोसा रखते हैं सब के सब। ये जो 25 करोड़ आवाम हैं, इनकी माली हालत, इनकी जहनी हालत, इनकी नफ्सियाती कैफियत, इन सब इसी पे भरोसा है सबको कि जो कुछ लेंगे इन्हीं से लेंगे, जो रिकवरी होगी इन्हीं से की जाएगी और इनकी नस्लों से की जाएगी। क्योंकि बाकी जो हुक्मरान अशराफिया है उसका काम तो अच्छी अच्छी बातें करके आवाम को ट्रक की बत्तियों के पीछे लगा के एक दूसरे के खिलाफ उकसा के भड़का के और अपना अपना टाइम पूरा करना होता है। इसके अलावा तो और कोई रोल हमने अशराफिया का देखा नहीं है। अशराफिया में शुमार जितने भी लोग थे, जितने भी लीडर थे, तो वो चाहे जेल में हो इस वक्त, चाहे मुल्क से बाहर हो, चाहे मुल्क के अंदर हो, सब एक ही लाइन में खड़े हुए नजर आते हैं। आवाम को सबने अपने अपने अंदाज से मीठी मीठी बातें की और आवाम को निचोड़ लिया। तो अब अगर आवाम को मजीद निचोड़ने की बात हो रही है तो ये पहली दफा नहीं हो रहा भाई, ये नई बात भी नहीं है, ये हमेशा से होता आ रहा है। और ये बुरी खबर आवाम को देने के लिए आप और हम ही रह जाते हैं। तो जो लोग हमारी ज़बानी ये बातें सुनते हैं, उनको हमारे चेहरे जो हैं वो रातों को डरावने ख्वाब में नजर आते हैं कि फलां टीवी के ऊपर फलाना आदमी कह रहा था कि बिजली मजीद महंगी हो जाएगी। तो एक आम आदमी क्या होगा? परेशान होगा। परेशान होकर क्या कर लेगा? बद्दुआ दे देगा आपको बहुत से बहुत, वो ठीक है ना, इस गाली दे देगा आपको बहुत से बहुत वो, लेकिन इससे ज्यादा उसका इख्तियार नहीं है। बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है उसके घर में, बिल उसके आएगा और बिल उसको देना है, चाहे उसका कोई भी रेट हो। आईएमएफ के हवाले से एक मैं इंटरेस्टिंग, संजीदा, बहुत सीरियस बात आपके सामने यहाँ पर इंकशाफ कह लीजिए इसको आप, वो मैं कह रहा हूँ कि आईएमएफ प्रोग्राम जो है उसने पाकिस्तान समेत दुनिया में आईएमएफ का एक मीडिया सेंटर है। ये मैं मालूमात के लिए बात कर रहा हूँ। आईएमएफ का एक मीडिया सेंटर है और आईएमएफ के मीडिया सेंटर में हर मुल्क के कुछ मुंतखब मीडिया के लोग हैं जो उसके मेंबर हैं। इन लोगों को आईएमएफ जो है वो एडवांस में इंफॉर्मेशन भी देता है और इनसे इंफॉर्मेशन गैदर भी करता है, जमा भी करता है। तो अभी आज से चंद हफ्ते पहले आईएमएफ की तरफ से एक सर्वे हुआ है, जिस ग्लोबल सर्वे है, पूरी दुनिया में तमाम मुल्कों में हुआ है, और उसके अंदर उन्होंने जो साफियों से सवाल पूछा है कि क्या आप ये समझते हैं, क्रक्स बता रहा हूँ मैं, बहुत 8 सफ़े का क्वेश्चन था। साफियों से सवाल पूछा है कि क्या आप इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपके मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है या जो आपके मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो हमसे सच बोलती है या नहीं। इस नौयत के सवालात पूछे उन्होंने। अब आप अंदाजा लगाइए कि इंडिविजुअली पूछा जा रहा है साफियों से कि क्या आप अपने मुल्क की हुकूमत की के बारे में ये जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि वो हमसे डेटा दुरुस्त शेयर करते हैं। और फिर उन्होंने इस तरह के सवालात भी पूछे कि अगर हम अपने प्रोग्राम को नॉन गवर्नमेंट लेवल तक एक्सपेंड कर लें तो उस बारे में आपकी क्या राय है। यानी इसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये निकलता है, जो कहा नहीं गया लेकिन मतलब ये निकलता है कि अगले प्रोग्राम में या शायद उससे अगले प्रोग्राम में वो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के दिए हुए आदाद शुमार पे नहीं इन्हिसार करेंगे, वो सफीना खान से भी पूछेंगे, वो वारिस रजा से भी पूछेंगे, ठीक है ना, वो हमजा भट्टी से भी पूछेंगे, अपने अपने चैनल से इनसे भी पूछेंगे कि जनाब हमने जो पैसा दिया है उस पैसे को क्या आपने उसी जगह पर खर्च होते हुए पाया कि जिस पर्पस के लिए हमने आपको वो दिया था। अब वो इस लेवल पे जा रहे हैं। तो ये इसको एक अच्छी खबर समझता हूं मैं। क्यों? इसलिए कि इसके नतीजे में कुछ ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो जाएगी। और ये जो अंधेरे में फैसले हो जाते हैं या जो डार्क में इधर का पैसा उधर और इस हेड में से निकल के उस हेड में पैसा मुंतकिल हो जाता है और उसके ऊपर सब मट्टी डाल देते हैं, ये वाले काम करना जरा मुश्किल हो जाएगा। ये तो मैं नहीं दावा कर रहा कि खत्म हो जाएगा, लेकिन मुश्किल हो जाएगा कि जब आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो एनजीओ से भी पूछेगा और वो साफियों से भी पूछेगा कि जी
फलां सेक्टर के लिए जो पैसा आपने हमसे उधार लिया, आपसे मुराद हुकूमत ने हमसे उधार लिया, क्या आपने उस पैसे को वहां लगते हुए देखा? तो ये आईएमएफ जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये उन तमाम ममालिक के लिए पॉलिसी बन रही है कि जो आईएमएफ प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल लेवल पे आईएमएफ को इस शिकायत का और इस मसले का सामना है कि हुकूमतें जो हैं वो फिगर्स को फज करके, आदाद शुमार की जगलरी दिखा के उनसे पैसे पकड़ते हैं, और उसके बाद वो पैसे जिस पर्पस के लिए लिए जाते हैं उसके अलावा कहीं और भी खामोशी से खर्च और सर्फ हो जाते हैं। तो ये एक ट्रांसपेरेंसी है जो आईएमएफ अपने निज़ाम में लाने के लिए तैयार और आमादा नजर आती है। लेट्स सी कब इम्प्लीमेंट होता है ये, लेकिन जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा इसका फायदा यकीनन पाकिस्तान समेत दुनिया के उन तमाम आवाम को होगा कि जिनकी हुकूमतें आईएमएफ प्रोग्राम से अरबों डॉलर के कर्जे लेते हैं। जी ठीक है। वारिस रज़ा साहब, वारिस साहब, आपका क्या नुक्ता नज़र होगा, क्या तज्ज़िया होगा इस हवाले से? एक तो ये इस तरह से अवाम के ऊपर जो है वो दोबारा से महंगाई का बोझ भी पड़ने जा रहा है, और आईएमएफ के साथ जो ये मामला तय पा रहा है, और इसमें आखिरी किस्त के मामले से स्टाफ लेवल माहिदा है, तो इसमें क्या समझते हैं किस तरह से इसको अचीव किया जा सकता है, और किस तरह से इसको अच्छे तरीके से जो है वो अवाम तक भी डिलीवर किया जा सकता है? देखिए, मैं दो तीन बातों को जो है ना जेर बहस लाऊंगा। एक तो ये है कि आईएमएफ के हवाले से जो रजा साहब ने कहा कि जो आखिरी के 8 पेजेस की जो बात की, और उन्होंने कहा कि भाई ट्रांसपेरेंसी जो है वो आईएमएफ चाहता है अपने निज़ाम में। तो एक तो ये बात ये है कि दुनिया की जितनी भी अशराफिया तारीख में रही है, ये बात बहुत मैं जानबूझकर कह रहा हूँ कि दुनिया की तारीख में जितनी भी अशराफिया रही वो सब आवाम से झूठ बोलती है, और आईएमएफ भी झूठ बोलता है क्योंकि वो भी एक अशराफिया है। तो आवाम के दरमियान में रहकर और आवाम को जगलरी फिगर्स में फंसाकर, आवाम को एनजियोटिक बनाकर, जो आपने रजा साहब का आखिरी जुमला नहीं सुना कि वो नॉन गवर्नमेंटल जो है ना अफराद से भी फिगर्स लेंगे। तो ये जो इफरियत एनजीओस का 1948 में पूरी दुनिया पर नाजिल किया गया था, और जिसके अलमबरदार, जिसके जो साहूकार जनरल परवेज मुशर्रफ, एक आमिर, एक आइन शिकन था, जिसने पाकिस्तान में एनजीओस का, यानी वो एनजीओस जिन्होंने मजहबी तरीके से जन्म लिया, वो एनजीओ जिन्होंने ह्यूमन राइट्स के हवाले से जन्म दिया, वो एनजीओ जिन्होंने सोशल सेक्टर के हवाले से जन्म लिया, सबको जो है ना वो बाकायदा पाला गया, पाला पोसा गया, और उनको हर मुमकिन जो है अमेरिका और बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर उनको फैसिलिटेट किया गया। अब अगर एनजीओ को फैसिलिटेट करने, एनजीओ बुनियादी तौर से, एक बात याद रखिएगा, तारीखी तौर से एनजीओ जो है एक ऐसा टूल होती है यानी बैनुल अक़वामी अशराफिया का, जैसा कि हमारी अशराफिया का बेहतरीन टूल जो है वो जागीरदार। इसी तरीके से एनजीओ जो होता है वो अवाम को बहकाने के लिए, अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए, सिविल सोसाइटी का ढोंग रचाने के लिए जो है ना वो मुसल्लत की जाती हैं, और तमाम के तमाम ममालिक को, आईएमएफ समेत तमाम के तमाम ममालिक, बड़े बड़े ममालिक, वो इन एनजीओ को फंडिंग करते हैं ताकि अवाम को बेवकूफ बनाया जाए। ये आईएमएफ से लेकर दुनिया की तमाम अशराफिया अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। अब आइए दूसरी तरफ कि ये बिजली महंगी, गैस महंगा, या और तवानाई के दीगर शोबे के हवाले से जो बात हुई, मैं ये समझता हूँ इसमें कसूरवार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की अवाम है। यानी इस कदर जहालत है इस मुल्क में 70 बरस से, जो एक मुसल्लत करदा गुलामाना जहन पल रहा है, उस गुलामाना जहन को आज तक जो है ना वो अपनी नस्लों तक में इस आवाम ने मुंतकिल कर दिया है। फिर कहा है क्यों रोते हैं, क्यों गाते हैं? तुमने खुद से अपने तौर से गुलाम बने हैं, अपने तौर से इस निजाम को अपनाया है, अपने तौर से बीडी सिस्टम को अपनाया है,
अपने तौर से जो है ना बल्दियाती निज़ाम में जो है ना मुदाखलत जो है ना आमिरों की दाखिल की है। अपने तौर से जो है ना इसी अवाम ने अपने तौर से वो नुमाइंदे मुंतखब किए हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे थे भी, हैं भी और रहेंगे भी, और आवाम जानती भी है। उसके बावजूद आवाम उनको मुंतखब करती है। आज एक टनटनाता हुआ घूम रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हूं। सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्टर जो है वो है जो कि अडियाला जेल में पड़ा हुआ है। वो आवाम को बेवकूफ बना रहा है। ये सब मिलकर आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और आवाम बेवकूफ बनने के लिए तैयार है। लिहाजा जिस मुल्क की आवाम बेवकूफ बनने के लिए तैयार हो जाए, उस मुल्क के अवाम पर कोई रहम नहीं किया जा सकता और नहीं उन पर रहम किया जाना चाहिए। इससे ज्यादा सख्त जो है ना इक़दाम होने चाहिए ताकि इनको पता लगे कि ये क्या कर रहे थे, किन की गुलामी कर रहे थे, किन गैर जमहूरी कुव्वतों के नुमाइंदों की गुलामी कर रहे थे, जमहूरियत को सबोटाश कर रहे थे, इंसानी हुकूक को सबोटाश कर रहे थे, आजाद तहरीकों को, आजाद मजदूर तहरीकों को गिरवी रख रहे थे और तो और तुलबा तहरीक को गिरवी रख रहे थे, खवातीन की तहरीक को गिरवी रख रहे थे। ये सब अवाम ने, नस्लों ने, तीन नस्लों ने अवाम को गिरवी रखा है और इन तीन नस्लों से और चौथी ये नस्ल जो कि अकीदा परस्त नस्ल जो कि इमरान खान ने पैदा की, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की पैदावार है, उसने की। लिहाजा इस अवाम को ये भुगतना है, इससे ज्यादा भुगतना चाहिए, इसलिए कि ये अवाम है इस काबिल। वारिस साहब, ये इन तमाम तर मामलात से मुल्क पाकिस्तान को फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। अवाम क्यों नहीं समझती ये बात? 70 बरस से अवाम पर अजाब नाजिल है। 70 बरस से इस्टेब्लिशमेंट काबिज है, इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे काबिज हैं। जमहूरियत को सबोटाश कर दिया गया है, अवामी नुमाइंदों को सबोटाश कर दिया गया, अवामी हुकूक को सबोटाश कर दिया गया। आप मुझे बताएं कि आपके दौर में क्या ट्रेड या तलबा यूनियन थी? नहीं थी। तलबा यूनियन को 1984 से में एक डिक्टेटर ने, एक आमिर, एक जनरल ने, एक आइन शिकन ने जो है ना सबोटाश किया। जमहूरियत को बरकरार कैसे रखा जा सकता है? अवाम चाहते हैं लेकिन अथॉरिटीज जो हैं वो जमहूरियत को एक्सेप्ट नहीं कर रही। नहीं, सुन लीजिए, जमहूरियत को बरकरार रखा जा सकता है अवाम में जब तक सियासी पॉलिटिकल नजरियाती शऊर, अवाम में जब तक तलबा यूनियन, अवाम में जब तक ट्रेड यूनियनिज्म नहीं नाफिज हो रहा, ट्रेड यूनियन को आजादी नहीं मिलेगी, तलबा को आजादी नहीं मिलेगी, खवातीन को आजादी नहीं मिलेगी, उनको ट्रेड यूनियन की आजादी नहीं मिलेगी। ये जिंदगी, और ये जानते हैं कि इनकी आजादी को सब किए करने के बाद कोई भी यहां पर अवाम में सियासी शऊर नहीं आएगा। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां जितनी भी हैं, इमरान खान समेत, खासतौर से इमरान खान सबसे बड़ा गुनाहगार है इस सिस्टम का, इस अवाम को तहे तह करने का, इस अवाम को जो है ना दोराया करने का, इस अवाम को दरोगो करने का, इस अवाम से झूठ बोलने का सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है ना वो इमरान खान है। और उसको तारीख माफ नहीं करेगी। ये अवाम को जब शऊर आएगा तो इमरान खान की टिक्का बोटियां करेंगे। ये मेरी बात याद रखिएगा। सफीना साहबा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? वारिस रजा साहब ने भी जिस तरह से फरमाया और रजा सैयद साहब ने भी, आपका नुक्ता नज़र क्या होगा? आप किस तरह से देखती हैं इस तमाम तर पहलू को? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं शुरू करूंगी जो वारिस साहब ने बताया कि 1984 में जो स्टूडेंट्स यूनियन थी वो बैन कर दी गई थी और उस वक्त के डिक्टेटर, आई थिंक उस वक्त नवाज शरीफ थे उस हुकूमत का। अच्छा, चले उसके बाद से आए। मेरा वो कहने का मकसद है कि वो उसके बाद आए, कितनी हुकूमतें की इन लोगों ने, 3 दफा वजीर आजम बन गए, लेकिन उन्होंने वो बिल्कुल आपकी बात सही है, उसके ऊपर जेन्युइनली काम होना चाहिए था। और अगर उसमें इमरान खान ने भी हिस्सा डाला है तो उसको भी अकाउंटेबल होना चाहिए था। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल से बात शुरू करूंगी। किसी मुल्क का एक बादशाह होता है, उसके पास जो तेल की फैक्ट्री होती है, उसका जो मालिक होता है वो आता है और कहता है बादशाह सलामत, मेरा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मुझे तेल जो है ना वो 10 रुपए महंगा करना पड़ेगा।
तो बादशाह कहते हैं कि तुम 10 रुपए नहीं, तुम 15 रुपए महंगा करो। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैं अगर ऐसे करूंगा तो वो तो कहते हैं नहीं, चलो तुम 10 रुपए करना चाहते हो, तुम 10 रुपए महंगा कर दो, तुम ऐलान कर दो कि तुमने 10 रुपए महंगा कर दिया। तो कहते हैं उससे तो आवाम पीछे पड़ जाएगी और मैं कैसे आपकी इजाजत के बगैर। कहता मैं कह रहा हूँ तुम जाओ ऐलान कर दो। उसने ऐलान कर दिया, आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आई, उन्होंने महल के बाहर जो है वो शोर शराबा शुरू कर दिया। तो बादशाह सलामत ने अपने हलकारे को बुलाया और उसने कहा कि अफला अफला तेल का जो मालिक है उसको बुलाया जाए, अगर उसने तेल की कीमत जो है, नहीं नहीं सॉरी मैं गलत कह गई, उसने 30 रुपए, उसने कहा तुम डबल करो, 30 रुपए करो कीमत। उसने कहा मैं तो 10 रुपए करवाने आया था तो आप 30 रुपए कह रहे हैं। उसने कहा 30 रुपए का ऐलान कर दो कि मैंने महंगा कर दिया जो तेल है। तो बादशाह सलामत ने बुलाया कि अगर उस जो फैक्ट्री का मालिक है, अगर उसने आज अभी इसी वक्त तेल की कीमत 15 रुपए नहीं की तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो आवाम भी खुश हो गई, फैक्ट्री का मालिक भी खुश हो गया, बादशाह भी खुश हो गया। मतलब वो 10 रुपए बढ़ाने आया था, 15 रुपए बादशाह ने बढ़ा दिए और आवाम को भी खुश कर दिया। ये हुकूमत भी एग्जैक्टली वही कर रही है। आपकी कीमतें बढ़ाई जाएंगी, वजारत जो है वो किसी चीज की कीमत बढ़ा देगी, हुकूमत कहेगी खबरदार किसी ने अगर इतना इससे कम कर दे हम। तो ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पिस आवाम रही है, आवाम को मामू बनाया जा रहा है, आवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। IMF देखें वो अपनी जगह पर दुरुस्त है, अगर उनको हमारे लोगों को उनकी पॉलिसीज पसंद नहीं है तो आप ना ले लोन। यही होता है ना, जब आप बैंक के पास जाते हैं तो बैंक आपको कहता है ये मेरी शराइत है, आपने लोन लेना है ले ले। उसमें हम बैंक को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हम उसमें IMF को ये कह के नहीं मुजरिम बना सकते कि जी IMF ने कहा है। बिल्कुल वो तो चाहेंगे कि एक मुल्क को हम पैसा दे रहे हैं, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को पैसा नहीं दे रहे हैं। अगर ये मुल्क हमसे पैसा लेके अपनी आवाम पे नहीं लगा रहा तो हम चेक एंड बैलेंस रखने का राइट रखते हैं, ये उनका हक है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि आप लोन किसी और वजह से लेते हैं और खर्च कहीं और कर रहे होते हैं। तो IMF को मैं कसूरवार बिल्कुल भी नहीं ठहरा रही। इन तमाम गवर्नमेंट ने एक के बाद एक कर्जे लिए हैं और रिकॉर्ड कर्जे लिए, अवाम तक वो कर्जा नहीं पहुंचता, अवाम को उसका फायदा कतई नहीं होता, पता नहीं वो पैसे कहाँ चले जाते हैं। आप देखें जैसे अभी पंजाब हुकूमत ने कितना बड़ा बजट दिया, 4,000 अरब रुपया, तो थोड़ी रकम नहीं होती, पता नहीं कहाँ लग रहेगा ये पैसा। उसी तरह हमारा वफाक भी लगाएगा। वफाक के पास तो इस दफा आपको पता है कि सूबों को सारे इन्होंने राइट्स दे दिए हुए हैं, तो वफाक को तो बहुत कम जगहों पे पैसा लगाने की जरूरत है। इसके बावजूद देखिएगा हमारा वफाक कह रहा होगा कि हमारा खजाना खाली है, सूबों से कोई सवाल नहीं करेगा। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको अकाउंटेबल करना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए कि जो सूबों को राइट दे दिया और सूबे जो मर्जी दन दनाते करें, जरदारी साहब ने अगर एक कोई एहसान नहीं किया था पाकिस्तान की आवाम के ऊपर सूबों को आजाद करके, लेकिन सूबों को पूछना भी वफाक का काम है कि ये पैसा ये जो आप लगा रहे हैं, इतना बजट में शो कर रहे हैं, अगर वो नहीं लग रहा तो आप उसमें करप्शन कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हमारी रियासत को सच में काम करने की जरूरत है, हमारे मुक्तदर हलकों को सच में काम करने की जरूरत है। सियासतदानों की पॉकेट्स ना गर्म करें, आवाम की जब तक पॉकेट उनकी घर का चूल्हा गर्म नहीं होगा ना, पाकिस्तान में इस्तेकाम नहीं आएगा। ठीक है रजा सैयद साहब, दूसरी जानिब ये दो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और इसी तरह से जो है वो रमज़ान निगहबान पैकेज। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसको भी ज़ेर बहस लाते हैं। और दूसरा फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर आ पहुंचा है और इसमें जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है वो दुनिया के दारुल हुकूमतों में 9वें नंबर पर आन पहुंचा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको ज़ेर बहस लाते हैं। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे, जिस तरह से ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और रमज़ान निगहबान पैकेज। ये आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत वक्त की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से ये पैकेजेस जो हैं इन पे अमल दरामद करवाया जा रहा। और इसमें सरकारी मुलाजिमीन भी जो हैं वो भी इसमें जो है वो पेश नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पर फ़ज़ाई आलूदगी में आ गया। और इसमें एशियन कंट्रीज़ जिसमें बांग्लादेश पहले नंबर पर, भारत तीसरे नंबर पर। और अगर बात की जाए इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, वो तमाम दुनिया के दारुल हुकूमतों में 9वें नंबर पर फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से आया है। इस पे बात करेंगे, एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। रजा सैयद साहब, पहले तो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये माजी में भी इसमें कोताहियाँ नज़र आईं
और अभी भी जो है ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो सका। इसमें खातन जो हैं वो बेबस दिखाई देती हैं। वहाँ पे जो एजेंट्स बैठते हैं पहले तो वो भी इसमें डिडक्शंस करते हैं, मनमार्जी के रेट जो हैं वो लगाते हैं, उस जिसमें 1000 रुपये खुद से रख लेते हैं, 1500 रख लेते हैं। अब जो रमज़ान निगहबान पैकेज आया है इसमें भी इसी तरह की जो है वो बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं और सरकारी मुलाजमीन के नाम जो हैं वो लिस्टों में शामिल है। देखिए, पाकिस्तान में जो अवामी सतह के ऊपर एक दो मसाइल हैं। एक तो लोगों की इतनी अवेयरनेस नहीं है, शऊर की कमी है, तालीम की और शऊर की कमी है, जिसकी वजह से बहुत ही आसान से जो प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स होते हैं उनको भी अवाम कॉन्फिडेंस के साथ अंजाम नहीं दे पाते, बल्कि उसके लिए वो एजेंट तलाश करते हैं या उसके लिए वो कोई ऐसा पढ़ा लिखा, समझदार या सियाना आदमी तलाश करते हैं कि जो उनके मसले को हल करके दे दे। तो अब यहाँ से वो जो सियाना आदमी होता है ना, उसका एक बिजनेस शुरू हो जाता है और वो सियाना आदमी जो है फिर वो इस तरह लोगों के काम करता है और उसमें से अपना कमीशन या अपना कट वसूल करता है, जो कि सरासर करप्शन है, लेकिन ये होती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ज़ाहिर है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से वो मंसूब है, लेकिन उसमें जो रकम दी जाती है वो रकम नाकाफी है। यानी उस रकम से कोई एक महीने का अपने घर का सौदा भी नहीं खरीद सकता, गरीब से गरीब तबके का आदमी भी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जब पिछली हुकूमत यानी इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी, उसमें जब उन्होंने एहसास प्रोग्राम के अम्ब्रेला के तहत थोड़ा सा चीज़ों को तब्दील किया था, तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डेटा की उन्होंने वो करवाई थी जांच पड़ताल, और उस जांच पड़ताल में पता ये चला था उस वक्त, मैं आपको 2018-19 की बात बता रहा हूँ, उस वक्त पता चला था कि कुछ 8.5 लाख सरकारी मुलाजमीन और अफसरान ऐसे हैं, खासतौर पर सिंध से ताल्लुक है जिनका, कि जिन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपने शनाख्ती कार्ड नंबर डलवा के और वो पैसे पकड़ रहे हैं। यानी अब ये अंदाजा लगाइए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो लोएस्ट इनकम स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी के नाम पर शुरू किया गया, और उसके अंदर जो सोशल एक्शन प्रोग्राम जो पैसे दिए जाते हैं वो भी बाकायदा हम बाहर से लेके दे रहे हैं। हम अपने पास तो पैसा होता ही नहीं है हमारे, तो हमने बाहर से पैसा लिया गरीबों के नाम पे कि गरीबों की हम जो लोएस्ट लेवल का तबके का गरीब है उसके घर में राशन डालने के लिए हम ये पैसा दे रहे हैं। तो पता ही चल रहा है कि उसमें से 8-8.5 लाख जो है वो सरकारी अफसरान और एहलकार जो हैं वो अपनी मिलीभगत से वहां से पैसे पकड़ रहे हैं और वो पैसा खा रहे हैं। मतलब वो पैसा किस तरह से जायज हो सकता है, वो किस तरह कैसे उन पर हलाल हो सकता है, ये तो बहस ही नहीं है ना। जायज और हलाल की तमीज में तो वो आदमी पड़ता है कि जिसके अंदर थोड़ा बहुत कोई शऊर होता है, या थोड़ी बहुत जिसके अंदर जिसे कहते हैं ना खौफ होता है माशरे का, या इवन अल्लाह का खौफ होता है। तो ये 8.5 लाख अफराद उस वक्त पकड़े गए थे, वो रिमूव हो गए। उसके बावजूद लाखों की तादाद में वहां पर इरेलीवेंट और गलत लोगों का डेटा मौजूद है। और वो जो एजेंट माफिया जिसका आपने सवाल में जिक्र किया, वो यकीनन अगर 12,000 रुपए मिसाल के तौर पर 12,000 रुपए की अगर पेमेंट बन रही है, एक टर्म की वो चंद माह के बाद ड्यू होती है, अगर 12,000 की पेमेंट है तो उस 12,000 में से कोई 2-2,500 रुपए तो ये एजेंट हजरात जो हैं ये बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। इसलिए कि ज्यादातर इनका शिकार जो है ना वो ऐसी बेवा खवातीन, उम्र रसीदा बेवा खवातीन इनका शिकार होती है। मतलब कोई 80 साल की माई है, कोई 70 साल की बेवा औरत है जो तालीम याफ्ता नहीं है, जिसने सिर्फ अंगूठा लगाना है, तो उससे अंगूठा लगवा के और उसका एटीएम कार्ड भी उसको ऑपरेट करना नहीं आता कि वो गांव से शहर जाए। अब मतलब एटीएम, आपने एटीएम कार्ड दे दिए, बहुत बड़ा काम किया जी आपने। शहरों की हद तक ये बात, चलो इसको आप दूसरे को बताएंगे तो लोग कहेंगे हाँ जी बहुत अच्छा काम किया, ट्रांसपेरेंसी आ गई, एटीएम कार्ड दे दिया, जब पैसे आएंगे तो एसएमएस आ जाएगा और वो जाके निकाल लेगा। वो भाई वो 80 साल की माई जो बैलगाड़ी के ऊपर बैठ के अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर एटीएम तक पहुंचेगी, वहां जाकर उसको पता चलेगा कि एटीएम की तो बिजली नहीं आ रही, या आज तो एटीएम में कैश ही नहीं है, तो फिर वो किसी एजेंट के हत्ते चढ़ेगी जो उसको कहेगा कि माई तू अपना कार्ड मुझे दे जा और तू एक हफ्ते के बाद आके ना मुझसे 10,000 रुपए ले जाना। चाहे अब मेरा मसला है कार्ड चले ना चले, कैसे चले कब चले, जिस दिन बिजली आएगी मैं उस दिन कार्ड चला लूंगा। वो माई से उसका एटीएम कोड पिन भी ले लेगा, एटीएम कार्ड भी ले लेगा और 10,000 12,000 में से 2,000 रुपए कमीशन भी ले लेगा। मतलब गर्ज ये कि अपॉर्चुनिटी पैदा हो जाती है ठगों के लिए कि वो सादा लौ, मजबूर, गरीब, अनपढ़ और लाचार किस्म के लोगों को मजीद लूट लें उस पैसे में से कि जो उनको इमदाद के नाम पे दी जा रही है। तो बड़ा अफसोस होता है मुझे कहते हुए कि ये इस मुल्क में फ्रॉडियों की जो तादाद है ना, यानी फ्रॉड सिर्फ अशराफिया नहीं करती, इस मुल्क में फ्रॉड जो है वो एजेंट भी करता है, वो एजेंट माफिया भी फ्रॉड करता है कि जो
ज़ईफ, लाचार और नादार किस्म की जो बेवा ख़वातीन होती हैं उम्र रसीदा, उनको झांसा दे के लूट रहे होते हैं, वो लोग भी फ्रॉड कर रहे हैं इस मुल्क में। तो फ्रॉड जो है ना वो हमारे यानी मुझे नहीं कहना चाहिए, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन ये कोई हमारे कौमी मिजाज का हिस्सा है। हम शायद कोई फ्रॉड पसंद कौम है, या हमारे यहाँ फ्रॉड की टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, या हमारे यहाँ फ्रॉड करने वालों को हम बर्दाश्त कर लेते हैं शायद, इस वजह से फ्रॉड यहाँ हर कदम पे होता हुआ नजर आता है। अफसोस की बात है, लेकिन ये रियलिटी है। ठीक है वारिस साहब, ये जिस तरह से रज़ा सैयद साहब ने बात की कि बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन जो थे वो भी इसमें मुस्तफ़ीद हो रहे थे, और अभी जो रमज़ान निगहबान पैकेज है वो भी तकरीबन इन्हीं लिस्टों को प्रायोरिटी में रखते हुए किया जा रहा था, और इसमें सरकारी दफातर में लोग जो हैं, यूनियन काउंसिल्स के जो सेक्रेटरीज हैं वहाँ पे दफातर में नहीं पाए जाते, वो राशन तकसीम करने में लगे हुए हैं, दहलीज पे राशन पहुंचा रहे हैं, लेकिन अवाम जो है, जो हकदार हैं, वो उनके पास आते हैं, लिस्ट में नाम भी मौजूद है, लेकिन उसके बाद उन्हें पता चलता है कि नहीं, आपका राशन तो फलां जो है सरकारी मुलाजिम उसको मिल चुका है, तो आपका ये इस दफ़ा एंट्री नहीं है, अगली दफ़ा एंट्री की जाएगी। देखिए, इसका जवाब वैसे तो बहुत तफसील से है, लेकिन मुख्तसरन मैं बता दूं कि ये बुनियादी तौर से जो हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी की जो टर्म इस्तेमाल होती है ना, यानी सरकारी मुलाजमीन, ठीक है ना, जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, ये अगर आप इसका जायजा तारीखी तौर से लें, रजा साहब बैठे हुए हैं, सफीना बैठी हुई हैं, मैं ये जिसारत कर रहा हूँ, और मैं आपके सवाल के दायरे में ये बात कर रहा हूँ कि देखिए 47 के बाद 60 तक और 55 तक आपके यहाँ वो ब्यूरोक्रेसी रही जो कि हिंदुस्तान से आई थी, ठीक है। उस ब्यूरोक्रेसी पर आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो है ना पंजाब ब्यूरोक्रेसी का इमिग्रेशन किया गया, और इमिग्रेशन ये चलता रहा 1980 और 90 और 2000 तक। उसके बाद ये इमिग्रेशन, इसमें एक और इमिग्रेशन हुआ, और वो हुआ यानी केपी का। जब केपी का इमिग्रेशन हुआ, वो उसको प्रमोट करने में इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि बूम पर चला गया। अब आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है ना, देखिए पंजाब की और हिंदुस्तान से आए हुए अफराद की ब्यूरोक्रेसी जो है, वो पाकिस्तानी जर्नलों को जो कि आमिर थे, उनको वो समझते थे कि वो टफ टाइम दे रहे हैं। तो टफ टाइम देने के लिए उन्होंने एक तीसरी ब्यूरोक्रेसी पैदा की, जो कि इस वक्त रजा साहब बहुत अच्छी तरह मेरी बात समझ रहे हैं कि इस वक्त अगर आप इस्लामाबाद चले जाएं या पंजाब में चले जाएं, तो आपको ब्यूरोक्रेसी में वो अफराद नहीं मिलेंगे जो कि ब्यूरोक्रेसी के ब्यूरोक्रेटिक अंदाज से एक CSS करके आने वाले अफराद थे या उनके खानवादे थे। अब आपको एक इमिग्रेशन मिलेगा ब्यूरोक्रेसी में, और उसमें केपी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, केपी के हाथ का मसला यह है कि अफगान जितना पॉलिटिक्स है और अफगान जितनी सरजमीन है, ये बुनियादी तौर से जो फ्रॉड और करप्शन पर बहुत ज्यादा बिलीव करती है। ये बहुत ज्यादा मजहब की आड़ में करप्शन को जो है ना अपना हथियार समझती है, जबकि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और हिंदुस्तान से आए हुए अफराद की ब्यूरोक्रेसी में ये सिम्टम्स यकीनन होंगे, लेकिन किसी हद तक उनसे कम थे। तो ये तमाम के तमाम चीजों को जोड़कर अगर आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या निगहबान का ये प्रोग्राम या वो जो आपका है ना, वो जो इमरान खान ने क्या किया था, वो कार्ड, वो मेडिकल कार्ड, सेहत कार्ड में भी इतना ही फ्रॉड है। तो बात ये है कि ये ब्यूरोक्रेटिक अंदाज से जो हमारे यहाँ चीजों को चलाया जाता है, और हमारे यहाँ ये नजर नहीं रखी जाती कि ब्यूरोक्रेसी में वो कौन सा ऐसा एलिमेंट अब दाखिल कर दिया गया है 90 और 2000 की दहाई के बाद, कि जो के करप्शन को, देखिए मैं पंजाब की या किसी की हिमायत नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी फिर भी पाकिस्तान के निजाम में किसी हद तक जो है ना टफ टाइम उसने दिया, और 70 तक दिया, लेकिन 70 के बाद उस ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने की तरफ रुझान गया, और उसकी वजह यह थी कि अफगान वार आ रही थी, और अफगान वार में पंजाब ब्यूरोक्रेसी
और हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी उनको टफ टाइम देती। ठीक। लिहाजा उनके लिए जरूरी था कि केपीके की ब्यूरोक्रेसी लाई जाए और उसके जरिए जो ना सारा ये जो है ना धंधा किया जाए। तो ये धंधोड़ी किस्म की ब्यूरोक्रेसी जो है ना लाने का शासना जो है वो भी अशराफिया है। उसी के बैनर तले जो है ना अगर ये तमाम बेनजीर तर मामला का जो है वो प्रोग्राम हो चलते और इस तरह से होते या हैं। निगहबान प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम हो वो कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उनकी सरिश्त में जो है ना करप्शन है। ठीक ठीक है। सफीना साहबा आप क्या कहेंगी, क्या नुक्ता नजर होगा आपका इस हवाले से? हमजा देखें, सेहत कार्ड हो तो उसमें भी हमारे सिस्टम में हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स ने बहुत मिसयूज किया उसका। जो बेचारा गरीब चाहे पेट के दर्द के लिए आता था उसका भी पेट चाक करके उससे भी लाखों का बिल ले लिया गया। तो ये हमारे पाकिस्तान के साथ अंदर पाकिस्तानियों के साथ बदकिस्मती के साथ करप्शन उनके खून में दौड़ती है। मैं इसीलिए अक्सर जब कहती हूँ ना कि हम पाकिस्तानी दी मोस्ट करप्ट नेशन है तो लोग माइंड कर जाते हैं हम करप्ट, हमने टैक्स नहीं देना, हम मुफ्त के घरों में रहते हैं और चाहते हैं कि हमारी सड़कें पुल नालियां पक्की बनी हुई हों, लेकिन हमारा क्योंकि ये तो हमारा बाई घर है भाई, हम किस चीज का टैक्स दें? टैक्स देना, चाहे वो कच्ची आबादी में रहता हो, गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, जहां पे भी डिफेंस में रहता हो, गुलबर्ग में कहीं भी, उसको टैक्स देना उसका वाजिब है। हम नहीं देते टैक्स, फिर हम IMF के पास जाते हैं, फिर हम रोते हैं। सेहत कार्ड का तो मैंने आपको बता दिया, बेनजीर का भी आपको रजा साहब ने बड़ी डिटेल के साथ बता दिया। अब निगहबान के साथ क्या हो रहा है? निगहबान राशन के सामने, आपके सामने हमारे मीडिया पे फुटेज चली, पाकिस्तान पंजाब के अंदर के क्या कर रही है मरियम नवाज शरीफ साहबा, जो कहती थी करप्शन मेरी रेड लाइन होगी। उन्हीं की टीम जो अभी 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 आते हैं, उनकी नजर निगरानी हो रहा है, लोगों के घरों के बाहर वो राशन का थैला रखा जाता है, फोटो ली जाती है घर की और आगे जा रही है, CCTV फुटेज में आया है, ये मैं अपने से नहीं लगा रही हूँ। मरियम ने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया? हमारी जो वजीर आला पंजाब है, जिनकी रेड लाइन है, नहीं लिया। तो करप्शन जब तक जड़ से उखाड़ी नहीं जाएगी, जब तक करप्ट लोगों को सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये हमारे सिस्टम के अंदर से नहीं निकल सकती। उसका सबसे बड़ा जवाब कि ऊपर बैठा हुआ शख्स करप्ट है। जब आप ऊपर बैठा हुआ शख्स करप्ट रखेंगे, नीचे वाला नहीं करप्शन बंद कर सकता। तो ये गलत बात है कि नीचे से करप्शन खत्म की जाती है। नो, करप्शन हमेशा ऊपर से खत्म की जाती है। जब ताकतवर को सजा मिलती है तो गरीब तो पहले डरा बैठा होता है, वो कहता नहीं हमने नहीं करनी, हम भी मारे जाएंगे। तो इसीलिए कवानीन रखे ही इसीलिए जाते हैं, डराने के लिए, दबाव के लिए, प्रेशर के लिए, नज्म जब्त के लिए, कि लोग लॉ को फॉलो करें। हम जब अमीरों को छोड़ेंगे, सियासतदानों को छोड़ेंगे, तो गरीब के बाढ़ में जाओ, वो गालियां देके बददुआएं करके, और फिर हमारा मीडिया भी देख के गरीब के घर का मीटर उतार दिया, मीटर बिजली नहीं दे सका तो मीटर उतर गया। लेकिन फिर हम वो सिंपैथी कार्ड खेल लेते हैं, मजलूमियत का कार्ड खेल लेते हैं। हम करप्ट को भी उतना ही सपोर्ट करते हैं, जो एक गरीब है उसका मीटर उतार के ले गए, भाई उसने पैसे नहीं दिए तो उसका मीटर उतर के गया है ना, लेकिन हम उधर मजलूमियत कार्ड खेल लेंगे। फिर हम दिखाएंगे कि ये देखें करप्ट, यानी कि कहीं ना कहीं हम हर शख्स जो है करप्शन को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है सफीना खान साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। वारिस रजा साहब बहुत शुक्रिया, और रजा सैयद साहब एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद था। तो ये पाकिस्तान के अवाम के साथ ये मामलात होते आ रहे हैं, माजी से होते आ रहे हैं, अभी मज़ीद इनमें इजाफा भी उसी तरह से हो रहा है, और कोई भी इस पे दुरुस्तगी सामने नहीं आ रही है। राशन का थैला घर के बाहर रखा जाता है, फ़ोटो खींची जाती है और दोबारा से वो गाड़ी में रखा जाता है और आगे चल पड़ती है गाड़ी, और अवाम जो है वो लाइनों में खड़े दिखाई देते हैं, अफ्तार से पहले का टाइम हो या फिर वो सुबह सहरी के बाद से चले जाते हैं इन लाइनों में अपने हक को लेने के लिए। लाइनों में लगते हैं, खातीन, बेवा औरतें, हामला औरतें लाइनों में लगी हुई दिखाई देती हैं, और उसके बाद जब उनका नंबर आ जाता है तो पता ये चलता है कि आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपके अगले दूसरे किसी स्कीम में रजिस्ट्रेशन मिल सकती है। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।